सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जहाँ तक है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया है, आपके जो निर्धारक तत्व है फॉरेन पॉलिसी के, विदेश नीति के, एक वो भी 95% मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा ही। एंड दूसरा आपका क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, मैंने देखा है। तो मुझे भी लग रहा है 80 to 90% चांस इसके भी आने के हैं। तो मैं अभी आपको बस सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतने करा दूं कि आप अपना एग्ज़ाम एटलीस्ट अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो चलिए बिना डिले करते शुरू करते हैं। तो जो भारतीय विदेश नीति में जो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। अगर हम गुट निरपेक्षता, ये क्वेश्चन आता है तो आपका इस तरह से आएगा, गुट निरपेक्षता की अवधारणा, विकास व समकालीन प्रासंगिकता। ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में बना था, राइट। और अब क्या है, आपका 2026 चल रहा है, तो इसकी प्रासंगिकता या रेलेवेंस के बारे में पूछेंगे कि भाई तब बना था, अब क्या इसकी रेलेवेंस है। क्योंकि ये जो बनाया गया था वो आपका यूएसए और यूएसएसआर से एक स्वतंत्र निर्णय लेने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जो भी न्यू बॉर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो अपने निर्णय ले सके। क्लियर है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका अगर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है कि 1947 में क्या है। 1947 में देश आज़ाद हो गया था, राइट। फिर है आपका जो 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उसने एक तरह से, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जो एक उपनिवेशवाद का जो एक दर्द था, जो एक कॉलोनी वो रह चुका था, उस एक्सपीरियंस को वो दोबारा से नहीं देखना चाह रहा था, उसको दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहा था। तो देखा जाए जो भी गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नीम के नाम से भी आ सकता है ये, तो इसमें जो भारत है स्वतंत्र होके अपने निर्णय लेना चाह रहा था, राइट। कब? जब 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, ठीक। फिर दो इमरजेंस पावर आई, दो उभरती हुई शक्तियाँ पूरे वर्ल्ड में स्थापित हो गई। एक थी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या आपका जो कैपिटलिस्ट विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा रखने वाला जो एक देश था वो था अमेरिका। दूसरी ओर आपका था सोवियत यूनियन, जो एक साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर चलता था। ठीक है। तो अब ये देश 1945 में आपके दूसरे विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, राइट। और फिर आपका जो इमरजेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी इमरजेंस होता है, वो भी उभर कर आता है। तो अब क्या है, जो हम देखते हैं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ वैसे ही दो शक्तियाँ निकल कर आ गई, और दोनों ये चाहती थी कि हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी का दबदबा हो। तो इंडिया अभी जस्ट 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो वो ये नहीं चाहता था कि मैं पूंजीवादी विचारधारा का सपोर्टर बन जाऊं या साम्यवादी विचारधारा का सपोर्टर बन जाऊं। वो चाह रहा था हम इंडिपेंडेंट होकर अपने निर्णय लें। तो आपको इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखना है, बस 2 लाइन लिख देना कि जब 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और ये दो जो इमरजेंस पावर है यूएसए एंड यूएसएसआर, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, जब ये उभर कर आते हैं तो तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए जो विश्व के जो न्यू बॉर्न कंट्रीज़ थी, जो अभी न्यू बॉर्न कंट्रीज़ कौन है, जो देश उपनिवेश रह चुके हैं कभी ना कभी किसी ना किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के, और वो उनको जस्ट स्वतंत्रता मिली है, वो एक उपनिवेशवाद स्थिति से निकलकर बाहर आए हैं, विउपनिवेशीकरण हुआ है, जिनका डीकोलोनाइजेशन हुआ है, और वो अब इन दोनों खेमों से
या इन दोनों ब्लॉक्स में नहीं जाना चाहते थे। ठीक, इतना ही लिख देना आप। फिर डेफिनेशन में आता है इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो परिभाषा है, नेहरू ने बोला था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जैसा कि बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किसी भी ब्लॉक्स में, मिलिट्री ब्लॉक्स जो सैन्य ब्लॉक्स हैं उसमें शामिल ना होकर अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करना, अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र निर्णय लेना, राइट। लेकिन नेहरू कहते हैं ये एक तरह से न्यूट्रल या तटस्थ नीति नहीं थी। गुट निरपेक्षता एक तरह से तटस्थ या न्यूट्रल नीति या पॉलिसी नहीं थी। नेहरू के अकॉर्डिंगली या नेहरू के अनुसार इसको क्या बोला गया, जो गुट निरपेक्षता है वो जो इंडिया है समय समय पर अपनी विदेश नीति, अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित को देखकर निर्धारित करेगा। वो न्यूट्रल नहीं है। वो उसको लगेगा कि भाई यूएसए से मेरा फ़ायदा होने वाला है तो वो उससे बेनिफिट उठाएगा। उसको लगेगा यूएसएसआर से मेरा फ़ायदा होने वाला है तो वो यूएसएसआर से फ़ायदा उठाएगा। जापान से लगेगा, फ्रांस से लगेगा, उसको जिससे भी लगेगा फ़ायदा मेरा हो सकता है, वो सर्वोपरि अपना प्राथमिकता पर अपने राष्ट्र हित को रखेगा। ठीक है, तो इतनी सी 2 लाइन की डेफिनेशन दे देना। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। अब आ जाइए इसके मैं थोड़ा हट जाती हूँ इसकी फीचर्स या विशेषता पर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की या गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है या गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो क्या बात करता है कि हम क्या कहता है, विदेश नीति, हाँ स्वतंत्र विदेश नीति। वही वाला फिर से रिपीट हो रहा है कि भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पहला जो एक फीचर है, जो करैक्टरिस्टिक्स है, वो कहता है कि भाई हम अपनी फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र रूप से बनाएंगे। हम किसी भी जो भी देश है अगर वो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष हो रहा है, तो हम उनके प्रेशर में नहीं पड़ने वाले। हम अपना डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण स्वतंत्र रूप से करेंगे। ऐसा नहीं कि वैसे प्रभाव डाल रहा है कि नहीं भाई आपको यूएसएसआर का साथ नहीं देना है, यूएसएसआर प्रभाव डाल रहा है कि आपको यूएसए का साथ नहीं देना है। तो इंडिया कह रहा है मैं ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम ना आपकी सुनेंगे ना आपकी सुनेंगे, राष्ट्रहित, बस एक लाइन याद कर लो, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हम उसको ध्यान में रख के अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाइए, नो मिलिट्री अलायंसेस। अब नो मिलिट्री अलायंसेस में क्या है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था वहाँ पर मैंने जैसा कि बताया एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी विचारधारा का इमर्जेंस हो रहा था। इसका जो उभार हो रहा था, ये उभर कर आ रही थी 2 आइडियोलॉजीज़। वहाँ पर देखा गया कि यूएसए ने जो मिलिट्री ब्लॉक्स है, सैन्य गठबंधन है, इन सैन्य गठबंधन में भी जैसे नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है, ये सारे ही क्या हैं, आपके बहुत सारे ऐसे सैन्य ब्लॉक्स निकल कर आए। अब यहाँ पर जो गुट निरपेक्षता आंदोलन की जो दूसरी विशेषता है कि भारत ने बोला भाई मुझे किसी भी मिलिट्री ब्लॉक में शामिल नहीं होना है, राइट। तो इसमें मिलिट्री ब्लॉक्स कौन कौन से थे, एक बार आप वो भी लिख लीजिए कि मिलिट्री अलाइंसेस थी, वो देख लेते हैं हम क्या क्या थी यहाँ पे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो मिलिट्री अलाइंसेस थी यहाँ पे थी एक आपकी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो आपकी साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपकी थी सेंटो, ठीक है, एंड आपका एक और था वार्सा पैक्ट। ये है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वार्सा पैक्ट, ठीक है। एंड सेंटो को हम बगदाद पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, बगदाद पैक्ट। ठीक है, इसका रीनेम हुआ था 1959 में एंड ये सेंटो आया था 1955 में।
नाटो आया था आपका 1949 में एंड सीटो आया था 1954 में। ठीक है, ये याद रखिएगा और ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो देखा जाए नाटो यूएसए द्वारा बनाया गया था, सीटो भी यूएसए ने ही बनाया था, सेंटो भी आपका यूके यूएसए ने ही बनाया था। ये तीनों आपके नाटो, सीटो, सेंटो ये यूएसए द्वारा निर्मित सैन्य संगठन थे। क्यों गए थे भाई? जो भी ये सैन्य अलायंसेस है या जो मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए गए थे नाटो, सीटो, सेंटो, इसे यूएसए ने जो साम्यवादी विचारधारा है या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको यूरोप में, एशिया में एंड आइडियोलॉजी से प्रभावित ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने ये सैन्य संगठन बनाए ताकि ये अपनी पूंजीवादी विचारधाराओं को विश्व में फैला सके। दूसरी ओर 1955 में इसी तरह से आपका ये यूके ने नहीं बनाया, मैंने क्यों लिख दिया ऐसे यूके, इसको यूएसएसआर ने बनाया है। ठीक है, यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया और यूएसए ने क्या बोला, यूएसएसआर ने ये वार्सा पैक्ट बनाया और ये भी एक सैन्य संगठन था जो कि अपनी साम्यवादी विचारधाराओं को विश्व में फैलाना चाहता था। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है विदेश नीति की जो विशेषता में है ये है आपका पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण से अस्तित्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की गई है, वही पंचशील वाला सिद्धांत है जो मैंने 5 पंचशील के सिद्धांत बताया था, एंड में आपको मैंने को एग्जिस्ट बताया था, पीसफुली को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब है आपका कोई भी नेबर कंट्रीज़ है उसका पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी है, उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी है, आपको क्या करना है, पीसफुली उसके टेरिटरी की रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है, उसकी आइडियोलॉजी कुछ है तो आप उस पर आक्रमण कर दें, राइट। तो जो पंचशील का जो सिद्धांत है ये इसी सिद्धांत पर आधारित था कि यहाँ पे जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, पीसफुल जो को एग्जिस्टेंस है, सारे देश और जो भी नेम का जो पार्ट है ये सारे देश इसका पालन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो सीधी सीधी बात है भाई, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो क्या बात करता है, जो कॉलोनियलिज्म है एंड इम्पीरियलिज्म है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो नीति है उसका पुरजोर विरोध करता है। कहता है भाई जो उपनिवेशवाद है एक तरह से क्या है, शोषणकारी व्यवस्था है और हम इस व्यवस्था को इंडिया और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि अब हम दोबारा से इस चुंगल में फंस जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 2 सैन्य ब्लॉक्स थे यूएसएसआर और आपका अमेरिका, उसमें ना फंस के हम अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं और इस उपनिवेशवाद नीति का विरोध करते हैं, थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म का भी विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी कंट्रीज़ हैं नेम में वो एक दूसरे की टेरिटरी का रिस्पेक्ट करें, इक्वालिटी इस्टेब्लिश करें, शांतिपूर्वक तरीके से रहें। थ्योरी ऑफ साम्राज्यवाद की जो थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की जो नीति है उसका पुरजोर विरोध करें, राइट। तो नेम की दूसरी विशेषता ये है, सारे देश इन चीज़ों को, इन पॉलिसीज़ को, इन वैल्यूज़ को, इन तत्वों को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सपोर्ट फॉर डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण। हाँ, तो अब क्या है, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या हुआ था यहाँ पे, जो परमाणु बमों की जो एक होड़ लगी हुई थी, हाँ, जो आर्म्स रेस लगी हुई थी कि भाई आप ये बम बनाएंगे तो हम उससे बड़ा बना देंगे, परमाणु बम हम उससे भी बड़ा बना देंगे, तो उससे क्या होगा, एक बार दुनिया तबाह हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत जान माल की हानि हुई, राइट। अब कहा कि भाई आप ना तृतीय विश्व युद्ध मत कर देना, अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो जो अर्थ है यहाँ से, जो मानवता है वो समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी रेस से बचना चाहिए। ये नहीं कि आपने बना दिया फिर हम और बड़ा बनाएंगे और एक दूसरे पर हम उसका यूज़ कर देंगे उस बम का, नहीं, हमें इस चीज़ से बचना है। और गांधी जी की जो एक पॉलिसी थी कि आप पीसफुली तरीके से बैठ के अपने जो भी डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
आपका। अब ये आपकी जो विशेषताएं थी आप ये भी लिख देंगे। इसके बाद आता है आपका इवोल्यूशन नेम। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका विकास कैसे हुआ, इसके चरण पढ़ेंगे हम। तो इसके चरण में पहला आता है 1947 से 1955। ये अर्ली फेज ऑफ नॉन अलाइनमेंट पीरियड है, 1947 टू 1955। यहाँ पे क्या हुआ, जो नेम है उसकी फाउंडेशन रखी गई है ना, एक तरह से नेम की फाउंडेशन रखी गई। और इसमें क्या बात किया गया, जो मिलिट्री ब्लॉक्स हैं उससे दूर रहना, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। मिलिट्री ब्लॉक्स हैं जो आपका, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यूएसए एंड यूएसएसआर का जो भी ब्लॉक्स है भाई आप उससे दूर रहिए। हमें किसी ब्लॉक्स में शामिल नहीं होना। हम किसी भी ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं जिससे मानव जाति को नुकसान पहुंचता हो। तो ये तो ये सैन्य ब्लॉक्स का विरोध करते हैं। हम ना यूएसए के खेमे में जाना चाहते हैं, ना यूएसएसआर के खेमे में जाना चाहते हैं। हम इंडिपेंडेंट अपने निर्णय लेना चाहते हैं। दूसरा है डीकॉलोनाइजेशन, इसका समर्थन करते हैं। कहते हैं भाई जो भी कंट्रीज़ रह चुकी हैं, किसी भी कंट्री का एक समय पर उपनिवेश, हम क्या चाहते हैं वो स्वतंत्र हो जाए। उनकी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उनमें उन्होंने सहयोग किया। तो ऐसे ही अफ्रीका के कई देश थे जिसका कि भारत ने पुरजोर समर्थन किया कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको उपनिवेशीकरण लिख देती हूँ मैं, या उपनिवेशीकरण, ठीक है। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, वही गांधी जी वाला यहाँ पे आइडियोलॉजी आ जाती है कि कोई भी जो डिस्प्यूट है, कोई भी विवाद है, आप लड़ोगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी। आप शांति से बैठकर उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। यही इसका अल्टीमेट गोल है कि आप बैठ के ही आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, तो जो आपका जो नेम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी जो फाउंडेशन बनी थी, रखी नहीं गई थी, बनी थी, वो बनी किस में थी, बांडुक सम्मेलन में 1955 में, इंडोनेशिया के बांडुक शहर में, ठीक है। इंडोनेशिया के बांडुक शहर में 1955 में सम्मेलन हुआ, जहाँ पर ये बात रखी गई कि हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे नेम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाएंगे। हम किसी भी कंट्री का जो सैन्य ब्लॉक्स है उसमें शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो ये इंडोनेशिया का बांडुंग सम्मेलन में आया। और इस सम्मेलन में क्या बात की गई कि पीस, कॉपरेशन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म को प्रमोट करना। जो भी पीस है, इंटरनेशनल पीस पर फोकस किया जाएगा। कॉपरेशन, एक दूसरे का सहअस्तित्व, कॉपरेशन सहयोग करेंगे, पीस शांति, कॉपरेशन सहयोग, एंड आपका एंटी कॉलोनियलिज्म को प्रमोट करेंगे। जो भी उपनिवेश है उसका हम जो भी उपनिवेशकरण वाली जो प्रक्रिया चल रही है, अगर कोई देश साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद नीति को फॉलो कर रहा है तो हम इसका विरोध करेंगे, इसको हम अपोज करेंगे इस चीज़ों का। तो पीस, शांति, कॉपरेशन सहयोग, एंटी कॉलोनियलिज्म का प्रमोट करेंगे। तो ये आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। एक बार आप इसकी पिक्चर ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मुड़ते हैं।